नमस्कार। आज की बात में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। आज प्रियंका गांधी ने नेता के रूप में, कांग्रेस के महासचिव के रूप में पहला चुनावी भाषण दिया। प्रियंका ने कहा कि इस इलेक्शन में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन वादों का हिसाब मांगना चाहिए जो उन्होंने 2014 में किए थे। प्रियंका ने लोगों से अपील की कि वो इधर उधर के मुद्दों पर न फंसे, जनता के मुद्दों पर वोटिंग करें। असल में आज अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। 1961 के बाद यानी 58 साल के बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। यहां पर चुनावी रणनीति पर विचार किया गया। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने काफी पुरानी बातें कही। कांग्रेस को किसान, नौजवान, गरीब और मजदूरों के मुद्दों पर सरकार को घेरना है। आज की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी खुद को पीड़ित के तौर पर, विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी की गलत नीतियों की वजह से पूरे देश के लोग पीड़ित हैं। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान किसानों की हालत और खराब हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस इलेक्शन में जनता तक कांग्रेस सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जोर से पहुंचाने की जरूरत है। वर्किंग कमेटी मीटिंग से पहले सभी नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। लेकिन सभी लोगों को इंतजार था प्रियंका गांधी कैसा भाषण देंगी। उनकी पहली स्पीच होगी। गांधीनगर में कांग्रेस की पब्लिक मीटिंग थी। मंच पर राहुल और सोनिया गांधी के साथ प्रियंका यानी कि पूरा का पूरा परिवार मौजूद था। पहले यह बताया गया था कि आज सिर्फ राहुल गांधी भाषण देंगे, प्रियंका नहीं बोलेगी, लेकिन अचानक प्रियंका को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया और शायद प्रियंका भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने 7 मिनट का छोटा सा भाषण दिया। लेकिन इस छोटी सी स्पीच में प्रियंका ने अपने तेवर दिखा दिए। प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर सीधे मोदी और उनकी सरकार थे। सबसे पहले प्रियंका ने यह बताया कि वो पहली बार गुजरात आई हैं, पहली बार बापू के आश्रम को देखा है, और फिर प्रियंका ने कहा कि उन्होंने साबरमती आश्रम में कैसा महसूस किया। आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती। आपसे 2 शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने चुनाव की बात की। प्रियंका ने लोगों से कहा कि जागते रहो, जागरूक रहो, जागरूकता से बड़ी देशभक्ति कोई नहीं है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव में लोग अपना भविष्य चुनेंगे, इसलिए बहुत सोच समझकर वोटिंग करनी है। फिर प्रियंका ने लोगों को यह भी बता दिया कि बहुत से नेता आएंगे, तरह तरह से गुमराह करेंगे, लेकिन बेरोजगारी, किसानों की हालत और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही मुद्दे देश के भविष्य से जुड़े हैं। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप
आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं, मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। इस तरह की पब्लिक मीटिंग में प्रियंका गांधी का पहला भाषण था, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में सुनवाता हूं। प्रियंका ने कैसे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन मोदी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी के मुकाबले उनका स्पीच देने का तरीका बिल्कुल अलग था। प्रियंका ने लोगों से कहा कि जो नेता पहले बड़े बड़े वादे करते थे, अब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछना क्या हुआ उन वादों का। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ हैं। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। और आखिर में प्रियंका ने कहा, आज देश में जो हो रहा है, देश में जो माहौल है, उसे देखकर दुख होता है। देश में नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, गुजरात महात्मा गांधी की धरती है, इसलिए प्रेम और सद्भाव की आवाज एक बार फिर गुजरात से उठनी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि जो लोग फितरत की बात करते हैं, उन्हें यह बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। यहाँ पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे
जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और इकट्ठे आगे बढ़ें। प्रियंका की पूरी बात मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि नेता के तौर पर रायबरेली और अमेठी के बाहर ये उनकी पहली इलेक्शन स्पीच थी। प्रियंका ने मोदी पर हमले भी किए, सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी किए, जनता से अपील भी की, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा। अगर उनके भाषण को राहुल गांधी के भाषण से कंपेयर करें, क्योंकि प्रियंका के तुरंत बाद गांधीनगर में राहुल गांधी का भाषण हुआ, राहुल ने ज्यादातर पुरानी बातें कही। राफेल को मोदी ने 3 गुने दाम में खरीदा, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए, मोदी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, 15 उद्योगपतियों के 3 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये सारी बातें वो कई बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, पिछले 3 साल से कह रहे हैं। बस एक बात नहीं थी, कल दिल्ली में पुलवामा हमले का जिक्र करते वक्त राहुल ने मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कह दिया था, लेकिन आज उन्होंने कोशिश की, बार बार जो उनकी आलोचना हो रही थी उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने बार बार नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल को तो जी कहा, नरेंद्र मोदी जी कहा, अजीत डोभाल जी कहा, लेकिन मसूद अजहर को जोर जोर से मसूद अजहर ही कहा। उनके नाम के आगे आज कम से कम जी नहीं लगाया। देशभक्ति की बात करते हैं। पुलवामा में बम अटैक हुआ, मसूद अजहर ने बम अटैक किया, और मैं गुजरात से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, इस मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए हैं, डोभाल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए। देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था। मसूद अजहर को पकड़ा किसने था? कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, जेल में हमने उसको डाला था। राहुल गांधी ने गांधीनगर की रैली में एक बार फिर से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। राहुल गांधी ने राफेल डील का मुद्दा छेड़ा और फिर वही पुराना आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया, जो वो कई दिन से लगातार लगाते आ रहे हैं। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला। ये देखिए चौकीदार। तो अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चौकीदार जवाब मिलता है। और फिर हर स्टेज से नरेंद्र मोदी देशभक्ति की बात करते हैं। हर स्टेज से नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं देशभक्त हूं। नरेंद्र मोदी वायुसेना की प्रशंसा करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी देश को यह नहीं बताते हैं कि उन्हीं पायलट्स और उसी वायुसेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। गुजरात की जनता, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको वायदा किया था, हम सबको वायदा किया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। गुजरात की जनता को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, आपने एयरफोर्स के शहीदों का 30,000 करोड़ रुपए उनसे छीनकर अनिल अंबानी को क्यों दिया? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर सीधा अटैक किया, कहा कि इस बार का चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और गॉडसे है, दूसरी तरफ सद्भाव और महात्मा गांधी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस लड़ाई में जीत महात्मा गांधी की होगी।
राहुल ने यह भी कहा कि मोदी ने देश से बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत गोडसे, दूसरी तरफ प्यार महात्मा गांधी और गुजरात का इतिहास। और जीत महात्मा गांधी की होगी, प्यार की होगी, भाईचारे की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। चुनाव में आप गुजरात के हर घर में जाओ, गांव में, शहरों में जाओ और गुजरात की जनता को बताओ कि पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी वायदे कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का वायदा किया, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। किसानों के लिए वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखा देती है। आज राहुल गांधी के हमलों का जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। जावड़ेकर ने कहा कि गांधी की कर्मस्थली में बैठकर राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला। जावड़ेकर ने कहा कि झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत बन गई है। गांधी जी ने जहां काम किया वहां कम से कम हमें लगा कि ये सच बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना झूठ की ही कहानी जारी रखी है। वैसे भी आजादी में जिन्होंने नेतृत्व किया वो महात्मा गांधी और ये गांधी दो अलग गांधी है, और इसलिए वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये झूठ के रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए वही सारी कहानी, प्रधानमंत्री को चोर कहना, उनको लगता है झूठ बोलते रहो, जोर से बोलते रहो, लगातार बोलते रहो तो झूठ सच्चाई में तब्दील होगा। कांग्रेस ने 58 साल बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। रैली में राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, पूरा का पूरा परिवार मौजूद था। इस रैली के लिए कांग्रेस के लोगों ने काफी मेहनत भी की थी, लेकिन इसका असर कितना हुआ? क्या वाकई में गुजरात में कांग्रेस का माहौल कुछ बदल सकता है? ये सारे सवालों के जवाब हमारे अनुभवी संवाददाता निर्णय कपूर के पास है। निर्णय इस समय हमारे साथ है। निर्णय, क्या फायदा होगा कुछ कांग्रेस को इस पूरी कवायद का? देखिए, जो मोटिव था इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का और इस रैली का यहाँ पे गुजरात में, साफ था कि पार्टी का मनोबल कितना ऊंचा है ये दिखाना था पूरे देश में। और इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में पार्टी ने यूज़ करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके उनको ललकारना। और मैं आपको बता दूं, आज के इस प्रोग्राम का जो एक हाईलाइट रहा वो ये था कि हार्दिक पटेल को उस मंच पर बुला करके कांग्रेस में शामिल किया गया। एक तरह से जो पिछले एक हफ्ते से खींचतान चल रही है गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की कि भले ही बीजेपी उन्हें डेंट पहुंचाती रहे, लेकिन हार्दिक पटेल जैसे जो क्लाउट वाले युवा नेता हैं उनको अपने साथ लेकर के वो अपनी पोजीशन जो है उसको बेहतर कर सकती है गुजरात में। मैं आपको बता दूं कि गुजरात इसलिए भी अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है और 26 की 26 सीटें बीजेपी पिछली बार यहाँ जीती थी। हार्दिक और अल्पेश जैसे नेताओं ने कांग्रेस को ये यकीन दिलाया है कि गुजरात में अभी भी ऐसी 13 सीटें हैं नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और ट्राइबल बेल्ट में, जिन पे कांग्रेस अपना दबदबा बरकरार रख सकती है अगर उसको कंपेयर किया जाए 2017 की परिस्थिति के हिसाब से। और एक तरह से आज आपने देखा होगा जिस तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे किया गया इस जनसंपर्क रैली में, हार्दिक और अल्पेश के सपोर्टर्स के जरिए जो भीड़ जुटाई गई, जिस तरह से अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं को बुला करके यहाँ पे एक बड़ा शो, मेगा शो करने की कोशिश की गई। साफ था कि एक मैसेज जो दिया जाना था इस मीटिंग के जरिए वो ये था कि देखिए गुजरात जैसे स्टेट में किस तरह का सपोर्ट आज भी कांग्रेस के पास है, जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि जमीन उसके पांव से खिसक रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक मोरल बूस्टिंग एक्सरसाइज के तौर पे इसे देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तमाम कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री। जी, निर्णय बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एनालिसिस के लिए, अपने अच्छे कमेंट दिए। असल में कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि आज की रैली में प्रियंका, जिन्हें एक तरह से लॉन्च किया गया था, सिर्फ 7 मिनट बोली
और राहुल गांधी ने करीब करीब आधे घंटे का भाषण दिया। लेकिन फर्क देखिए, सुनने वालों को साफ फर्क नजर आया। राहुल गांधी अपनी लंबी चौड़ी स्पीच से वो इंपैक्ट पैदा नहीं कर पाए जो प्रियंका ने सिर्फ 7 मिनट की स्पीच में कर दिया। राहुल गांधी अपनी बात कहते रहे, वही बातें जो रोज पब्लिक मीटिंग्स में 3 साल से कह रहे हैं। राहुल लोगों से कनेक्ट नहीं करते, लेकिन इस मामले में प्रियंका उनसे बेहतर साबित हुई। प्रियंका गांधी ने खुद को लोगों से कनेक्ट किया, ये दिखाने की कोशिश नहीं की उन्हें सब कुछ मालूम है, वो जो कह रही हैं वही सच है। प्रियंका ने लोगों से कहा कि वो तय करें कि क्या गलत है और क्या सही। मोदी ने कहा था अब लोगों को लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि देश की सुरक्षा देश के लोग के हाथों में है, लोग जागरूक रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। प्रियंका ने न किसी को चोर कहा, न किसी का अपमान किया, न मोदी का नाम लिया, न बीजेपी का या फिर मोदी सरकार का, लेकिन सब कुछ कह दिया। कुल मिलाकर आज के भाषण में प्रियंका राहुल पर भारी पड़ी। उम्मीद है कि राहुल प्रियंका से राजनीतिक शालीनता और भाषा के मर्यादा का तकाजा जरूर सीखेंगे। गुजरात में आज एक और डेवलपमेंट हुआ, जहां निर्णय कपूर बता रहे थे कि अब तक बाहर से कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हार्दिक पटेल ने आज ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि युवाओं और किसानों के लिए ज्यादा काम करना है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चर्चा यह भी है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर हार्दिक खामोश हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। युवाओं के लिए, किसानों के लिए ज्यादा काम करना है, पार्टी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी ने भी किया है, सरदार पटेल ने भी किया और पंडित नेहरू ने भी किया है। राहुल जी से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से मुलाकात हुई है, मनमोहन सिंह से भी हुई थी और सब लोगों से बैठकर उन्होंने यही कहा कि कम उम्र है, तुम्हारा भविष्य अच्छा है, तुम अच्छा काम करो, कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करो। चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? देखो, मैंने अपना विचार उनके पास पेश किया है। अब जिस तरह से वो लोग कहेंगे उस तरह से काम करूंगा। महाराष्ट्र में प्रचार करोगे आप? मतलब जहां जरूरत पड़ेगी, अब पार्टी में ज्वाइन हुआ, वो पार्टी जो कहेगी उस हिसाब से काम करूंगा। मुझे जहां सही लगेगा वहां सही कहूंगा, चाहे गलत लगेगा वहां गलत कहूंगा। हार्दिक पटेल ने अपने खुद के चुनाव लड़ने पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हार्दिक चुनाव जीतेंगे। इसका मतलब यही था कि हार्दिक चुनाव लड़ेंगे। हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ाओगे? आखिरी हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ाओगे? अब देखना, हार्दिक पटेल चुनाव जीतेगा। हालांकि गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि हार्दिक पटेल तो पहले से ही कांग्रेस में थे, आज नया कुछ नहीं हुआ। नितिन पटेल ने कहा कि हार्दिक के आंदोलन के पीछे कांग्रेस ही थी। असेंबली इलेक्शन में हार्दिक ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक के पास कांग्रेस को ज्वाइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कांग्रेस में हार्दिक पहले ही था, कोई नया नहीं है। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, आंदोलन चलता था तब भी मैंने कई बार बोला है, पूरे नेशनल मीडिया को भी मालूम है कि हार्दिक कोई व्यक्तिगत कार्यकर नहीं है, कांग्रेस का प्रमोट किया हुआ वो व्यक्ति था। पाटीदार समाज जो 95% से ज़्यादा हमेशा बीजेपी के साथ रहता है, उस समाज को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने ये राजनीतिक चाल चली थी। और वो अंग्रेजों वाली बात कि बागला कराओ और राज करो जैसी बात कांग्रेस ने पाटीदार समाज को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए रिजर्वेशन की बात करके उन्होंने की थी। और मैं बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा कि उस वक्त भी बोला था कि इसके लिए कांग्रेस ने बहुत करोड़ों रुपए तक का खर्चा इस आंदोलन के लिए किया था। नितिन पटेल की यह बात तो सही है कि हार्दिक भले ही आज कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हुए हो, लेकिन असलियत यही है कि वो पहले से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। गुजरात में असेंबली इलेक्शन से पहले अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाड़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अल्पेश कांग्रेस में शामिल हो गए, जिग्नेश कांग्रेस के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। उस वक्त हार्दिक पटेल ने गुपचुप तरीके से छुपकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसकी तस्वीरें लीक हो गई, इसलिए उस वक्त हार्दिक ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। अब चूंकि कांग्रेस हार्दिक का आंदोलन कमजोर पड़ चुका है,
उनकी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति फूट गई है, इसलिए हार्दिक के पास कांग्रेस ज्वाइन करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। और पिछले कुछ दिन से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक एक एक करके कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उसके बाद हार्दिक को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस के पास कम से कम ये कहने को होगा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ लोग कांग्रेस से जुड़ भी रहे हैं। लेकिन हार्दिक के आने से कांग्रेस को गुजरात में फायदा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चुनाव का मौका है, इसलिए नेताओं का आना जाना तो हर राज्य में हो रहा है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और असेंबली में विरोधी दल के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपने बेटे सुजय पाटिल को आज बीजेपी ज्वाइन करा दी। बताया जा रहा है कि सुजय अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुई सीटों के बंटवारे में अहमदनगर लोकसभा सीट एनसीपी के हिस्से में चली गई। एनसीपी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां सवाल यह है कि पिछले इलेक्शन में अहमदनगर सीट पर बीजेपी के दिलीप गांधी जीते थे। क्या सिटिंग एमपी का टिकट काटकर बीजेपी सुजय पाटिल को मैदान में उतारेगी? इस सवाल पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि बीजेपी की स्टेट यूनिट सुजय का नाम कैंडिडेट के तौर पर पार्टी हाईकमान को भेजेगी, फाइनल फैसला दिल्ली में होगा। हमने ये भी तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी महाराष्ट्र की इलेक्शन कमेटी है, ये कमेटी डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, इनका नाम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को हम रिकमेंड करेंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला करेगा। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि डॉक्टर सुजय विखे इनके रूप में एक मजबूत नेता आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे नगर जिले में प्रस्थापित होगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुजय पाटिल ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले से उनके पिता नाराज हैं। 2 दिन से उन्होंने बात नहीं की है। माफी मांगने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तो बीजेपी में शामिल हो चुका हूं, इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। वो नाराज तो हैं, डेफिनेटली है। उनका कोई कहना नहीं था, वो इस चीज़ का विरोध उनका रहता था। लेकिन फाइनली आज मैं 36 साल का हो गया हूँ और मेरा एज ए इंडिविजुअल मेरा हक बनता है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, और इसीलिए उनके इच्छा विरुद्ध ये फैसला मैं ले रहा हूँ और ये फैसला लिया जा चुका है। तो अभी मेरे पिछले 2 दिन से उनसे बात नहीं हुई और मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ कि आपकी इच्छा के बिना मैं ये सब कदम उठा रहा हूँ, और नहीं माफ़ किया तो क्या कर सकते हैं। अभी प्रवेश तो हो चुका है, तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई, और वो ये कि आज प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बहुजन महासंघ कांग्रेस एनसीपी अलायंस में शामिल नहीं होगी। बहुजन महासंघ महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और इसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। 22 उम्मीदवार जो है वो हम लोग ने अनाउंस किए हैं, जिसको हम लोग आज विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन 22 उम्मीदवारों में से अगर कांग्रेस 22 के 22 भी लेती है, या इनमें से कुछ भी कांग्रेस लेने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी उनको अगर एबी फॉर्म और सिंबल देने के लिए तैयार है, तो हमारी हरकत नहीं है और ड्यूटी चलनी चाहिए, ऐसा हम लोग ने कहा। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवारी स्वीकारने से इनकार कर दिया है, और इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग ने जो 26 सीटें बाकी है उस पर निर्णय लेने का फैसला कर दिया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए तीसरी बुरी खबर यह है कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के चीफ राजू शेट्टी ने भी आज साफ साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस एनसीपी ने उनकी पार्टी को 3 सीटें देने पर कल तक फाइनल फैसला नहीं किया, तो वो भी अपना रास्ता बदल लेंगे। बहुत दिनों से चर्चा हो रही है और बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है, और हमने उनको कहा है कि जो हाथकणंगले की सीट है पिछले 10 साल से मेरे कब्जे में है, स्वाभिमानी के कब्जे में है, तो वो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो 2 सीटें हम मांग रहे हैं, एक बुल्ढाना और दूसरा वर्धा। बुल्ढाना एनसीपी के पास है और वर्धा कांग्रेस के पास है। दोनों पार्टियों को एक एक सीट स्वाभिमानी को देना चाहिए, और ये गठबंधन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को हराना ये सिर्फ स्वाभिमानी की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, और सबको मिलकर हराना चाहिए।
आज की हालत देखें तो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में वाकई मुश्किल पैदा हो गई है। उनकी पार्टी के बड़े नेता विधानसभा में विरोधी दल के नेता के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी के नेता हर जगह ये कहेंगे जिस पार्टी पर उसके नेता के परिवार वाले भरोसा नहीं करते उस पर जनता कैसे यकीन करे। जहां तक प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी के ऐलान का सवाल है तो ये कांग्रेस की रणनीति की नाकामी है। ये पार्टियां छोटी हैं लेकिन हर लोकसभा सीट पर इनके थोड़े बहुत वोट हैं। कांग्रेस की कोशिश थी कि एंटी मोदी वोटों को कंसोलिडेट करके उनके बंटवारे को रोककर कोशिश की जाए, इसलिए कांग्रेस ने हर राज्य में छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोचा कि प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी की पार्टी भले ही छोटी हो लेकिन उनकी उम्मीद बड़ी है। कांग्रेस उनकी उम्मीद पूरी नहीं कर पाई और अब ये नेता अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और कांग्रेस को चुनौती देंगे। अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई। आज यहां मायावती ने साफ साफ कह दिया कि बीएसपी का सिर्फ समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। कांग्रेस के साथ यूपी में न कोई तालमेल होगा और न ही किसी दूसरे राज्य में बीएसपी कांग्रेस के साथ किसी तरह का अलायंस करेगी। मायावती ने आज एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो अलायंस हुआ है उसमें फर्स्ट क्लास है और परफेक्ट अलायंस है और ये गठबंधन यूपी के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है। मायावती की तरफ से यह भी कहा गया कि कई पार्टीज बीएसपी से अलायंस करना चाहती है लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे बहुजन मूवमेंट पर गलत असर पड़े। इस मुद्दे पर मायावती ने प्रेस नोट में जो कुछ कहा वो बीएसपी की तरफ से फाइनल है। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस की कभी कोशिश नहीं की। ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मायावती क्या कह रही है। मायावती जी से ये पूछिए कि उनसे गठबंधन करने के लिए कौन कह रहा था। हम तो नहीं गए थे। उनको अपने से लगता है। हमारे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महामंत्री हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो जनरल सेक्रेटरी है। उससे पहले गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने भी कहा हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिंधिया जी ने कहा कि हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उनको सपना कहां से आ गया कि हम उनसे सीट मांग रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अधिकांश सीटें जीत के वहां से आएंगे। मायावती के स्टैंड पर बीजेपी के कई नेताओं ने रिएक्ट किया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और साफ साफ लफ्जों में बात कही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मायावती यूपी में खत्म हो चुकी, कांग्रेस को फिर से जिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को किनारे कर दिया। मायावती एक बुद्धिशाली व्यक्ति है, पहले स्कूल टीचर भी रही है और उसको पता है कि जैसे बीएसपी बड़ा होते गया कांग्रेस छोटा होते गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो ढांचा थी वोट में वो ब्राह्मण्स, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स। ब्राह्मण्स बीजेपी के चले गए राम मंदिर मूवमेंट होने के बाद और शेड्यूल कास्ट मायावती के साथ आ गए कांशीराम के कारण और उन्होंने जो नेतृत्व किया उसके कारण। और मुस्लिम जहाँ भी जीतने वाले हैं वहाँ चले जाते हैं उनकी आदत से। तो कांग्रेस का पास कुछ है ही नहीं, तो कांग्रेस को क्यों जिंदा करें अलायंस करके। तो उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है और हम स्वागत करते हैं। स्वामी की बात में दम तो है, यही बात मुलायम सिंह कहते हैं। इसीलिए जब यूपी असेंबली इलेक्शन के वक्त अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अलायंस किया था तो मुलायम सिंह ने नाराजगी जताई थी। हालांकि मुलायम सिंह तो मायावती के साथ अलायंस के पक्ष में भी नहीं थे। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए मुलायम सिंह पार्टी के पुराने नेताओं से आपसी बातचीत में आज भी कहते हैं कि अखिलेश ने मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया। अखिलेश ने भले यूपी में मोदी को रोकने के लिए मायावती से पुरानी दुश्मनी को दरकिनार करके दोस्ती कर ली हो, वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर फिर से ताकत नहीं देना चाहते। ये मायावती बहुत चतुर है। उन्होंने तो कह दिया कि यूपी का तो छोड़िए, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, यहां कैसी राजनीति हो रही है। आज ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सभी 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि ममता ने 41% टिकट महिलाओं को दिए।
बंगला फिल्मों की 2 एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को भी टिकट मिला है। मुनमुन सेन को बांकुड़ा की बजाय आसनसोल से टिकट दिया गया है, लेकिन ममता ने 10 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए हैं। ममता ने कहा कि जिन मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है उन्हें पार्टी के काम में एडजस्ट किया जाएगा। दार्जिलिंग की लोकसभा सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अमर सिंह राय को दी गई है। ममता ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस असम, झारखंड, बिहार और उड़ीसा की कुछ सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस मौके पर ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी फौज का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी चुनावी पोस्टर्स में सैनिकों की फोटो का इस्तेमाल करती है। ममता ने चुनाव आयोग से मांग की कि बीजेपी को ऐसा करने से रोका जाए। हमारा जवान को आप इतना नीचे मत उतराइए। जवान के लिए श्रद्धा हमको सबका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान को रक्षा करते हैं। इसको हम पॉलिटिकली यूज ना करें। दूसरी बात यह है, मैं आप लोग का ओर से हम चुनाव कमीशन का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज भी मोदी बाबू का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। कल रात में भी मैंने सुना जितना सिनेमा हॉल है हर जगह में मोदी बाबू का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। आफ्टर द इलेक्शन इज नोटिफाइड हाउ दे रन ऑल दिस, प्लीज स्टॉप इट। जिस वक्त कोलकाता में ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही थी, उस वक्त दिल्ली में उनकी पार्टी के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। आज तृणमूल कांग्रेस के एमपी अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल हो गए। हाजरा के साथ ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एमएलए दुलाल चंद्र और सीपीएम के एमएलए खागेन मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन की। अनुपम हाजरा ने कहा कि वो पहले ही बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी उनके खिलाफ पुलिस केस कर देती, इसलिए वो डर के मारे बीजेपी में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता से परेशान होकर बीजेपी में आए मुकुल रॉय ने कसम खाई है कि जब तक वो पश्चिम बंगाल में ममता को 0 पर नहीं पहुंचा देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल की सीटों पर पूरे मुल्क की निगाहें रहेगी। बंगाल में ममता का बीजेपी से सीधा मुकाबला हो गया है। पंचायत इलेक्शन में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया था। इसके बाद ममता की पार्टी के नेता लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ममता इससे इतनी ज्यादा नाराज है। चर्चा तो ये की गई कि आज ममता ने जिन नेताओं के टिकट काटे उनमें से 5-6 एमपीज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें ये भी है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक पूर्व सांसद भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी। आज मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर आई। किसानों ने कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ की सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए। किसानों का दावा है कि आचार संहिता लागू होने से 2-3 घंटे पहले सरकार की तरफ से उन्हें मैसेज आने शुरू हो गए और इन मैसेजेस में कहा गया था कि क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, इसलिए किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आज हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने किसानों के इन दावों की पड़ताल की। वो कुछ किसानों के पास गए और उनसे पूछा, अपने मोबाइल में आए, राज्य सरकार के कर्ज माफी वाली योजना के मैसेज दिखाए। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को शाम को 5 बजे लोकसभा चुनाव की डेट्स अनाउंस की थी, लेकिन इन किसानों का कहना है कि उनके पास दोपहर 2 बजे उनके मोबाइल पर मैसेज आए कि आचार संहिता लागू होने वाले मैसेज हैं। इनमें लिखा था कि चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी की अभी स्वीकृति नहीं हो पाई है, चुनाव के बाद स्वीकृति की जाएगी। अब किसानों का कहना है कि कर्ज माफी के नाम पर उन्हें धोखा दिया गया। सरकार चाहती है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही लाखों किसानों का कर्ज माफ कर सकती थी। ये मैसेज आपके पास कब आया? संडे को आया 2:30 बजे करीब मेरे पास एसएमएस। ये क्या लिखा था इसमें? इस पे लिखा था कि आपका जो ऋण है जो चुनाव के बाद माफ किया जाएगा। आचार संहिता लागू। हाँ, इसकी वजह से नहीं कर रहे हैं। आचार संहिता तो 5 बजे के बाद लागू हुई। लेकिन पता नहीं जो भी हुआ है, ये धोखा हुआ हम लोगों के साथ में, खासकर किसानों के साथ में। जी हाँ, धोखा हुआ है बराबर। मतलब 2.5 घंटे थे उससे पहले ही उन्होंने। हाँ, पहले चाहते माफ हो सकता था ये मेरा कर्जा जो था, लेकिन नहीं हुआ है। ऐसे लाखों किसान है मध्य प्रदेश में, इनके साथ नहीं हुआ कर्जा माफ इन लोगों का। ये आपके पास मैसेज कब आया? मेरे पास आया संडे को 10 तारीख को 2:14 पर। आचार संहिता का ऐलान कब हुआ था? आचार संहिता 10 तारीख को हुआ था, 5 बजे करीब। 5 बजे। तो ये 2.5 घंटे पहले आपको आ गया, तो कैसे देख रहे हैं इससे आप?
अब साहब हम ऐसा देख रहे हैं कि इन्होंने पहले तो बोल दिया था कि आपका 2 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। हाँ। और आज अभी तक और ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप आचार संहिता के बाद होगा, जबकि आचार संहिता 2.5 घंटे बाद लगी है। बाद लगी। तो आपको क्या लगता है सरकार ने क्या शुरू किया? धोखा किया साहब हमारे साथ। अच्छा, धोखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था पहले। वो आपको हाँ, राहुल गांधी जी ने बोला था ना कि हम 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज आप देख लें 3 महीने होने वाले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। 1 भी रुपए ये मैसेज और आ रहा है। काफी साहब हमारे यहाँ 50-100 किसान ऐसे हैं, इनके पास सबके पास ऐसा ही मैसेज आया है। कमलनाथ सरकार की तरफ से आए इन मैसेजेस को बीजेपी ने इशू बना लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस तो चाहती ही थी कि उन्हें कर्ज माफ न करने पड़े, इसलिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही मैसेज भेजने शुरू कर दिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को 5 बजे। 2 बजे दनादन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है लेकिन माफ कीजिए, अब चुनाव की घोषणा हो गई, अब पिंड छोड़िए, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो उन्होंने कहा था, धान उठाई नहीं गई, सोयाबीन के 500 रुपया कुंटल दिए नहीं, प्याज का किसान आंसू बहा रहा है, लहसुन पे 800 रुपया कुंटल दिए नहीं जा रहे, गेहूं बमुश्किल 2000 तक पहुंचे, हमने 2100 रुपया कुंटल की घोषणा की थी, ओले पाले का पैसा मिल नहीं रहा है। सरकार का रंग उतर गया है, सच्चाई सामने आ गई है। अब लोग मामा को भी याद कर रहे हैं। हालांकि इन मैसेजेस के बाद कांग्रेस डिफेंसिव है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बहुत से किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, जिन लोगों का नहीं हुआ वो चुनाव के बाद हो जाएगा। मैसेज सिर्फ इसलिए भेजा गया जिससे किसानों का भरोसा न टूटे। उससे हमने सर्टिफिकेट भी दिलाया, जहाँ जब 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया तो बाकी 25-30 लाख बचते हैं, उनका भी कर्जा माफ होगा इस पर चुनाव इसके बाद। तो ये हमने किसानों को विश्वास दिलाया कि प्रक्रिया रुकी है, प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, ताकि उनको विश्वास बना रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोगों को लड़वाने में, झूठ बोलने में, बरगराने मास्टर होते हैं लोग, ये लोग चुनाव के पहले आज कोई हथकंडे ना अपना पाए, इसलिए हमने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। बस प्रक्रिया ये है। राहुल गांधी ने आज भी गांधीनगर में दावा किया कि कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती, माफ कीजिए वो पूरा करती है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश के किसान पूछ सकते हैं क्या हुआ तेरा वादा। भारत ने आज पोखरण टेस्ट रेंज में पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल पिनाका का तीसरा सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल में स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस सिस्टम लगा है। एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम के दम पर पिनाका मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक वार करती है। इस मिसाइल के 2 टेस्ट कल किए गए थे और तीसरा सक्सेसफुल टेस्ट आज किया गया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिनाका मिसाइल को लेकर जो भी ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, जो भी गोल तय किए गए थे, वो सब पर खरी उतरी। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। मसूद अजहर को बैन करने का अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रस्ताव कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा। राहुल गांधी कल चेन्नई में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। कन्याकुमारी में राहुल की रैली होगी। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में महागठबंधन की बैठक होगी। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सहित कई नेता शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में कल आखिरी वनडे खेला जाएगा। टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। आज की बात में इतना ही।